ध्यान दे देंगे तो आपको बजट याद हो जाएगा। तो आज हम चलते हैं जो इकोनॉमिक बजट 2025 है उसके क्या की हाईलाइटेड है। देखिए, इकोनॉमिक बजट पढ़ने में समय लगेगा, अगर की हाईलाइट्स आप अभी देख लेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इकोनॉमिक बजट में क्या क्या चीज़ें आई थी, कैसे आई थी, इनके क्या रूपरेखा थी और क्या था। तो पहली चीज़, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट है। इसमें आर्थिक संगति व आर्थिक प्रगति, संभावित चुनौतियों की बात की जाती है, भविष्य में आर्थिक चुनौतियों के निपटने के लिए उपाय भी दिए जाते हैं। जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट क्या है, भविष्य का एक रूपरेखा है कि आने वाले एक साल में हम क्या करेंगे, जनता किस तरह अपने कामों को करेगी, जनता कैसे अपनी चीज़ों को रेगुलेट करेगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में आर्थिक विभाग में आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें एक हलवा सेरेमनी होती है, इसके तहत इसको तैयार किया जाता है। इसे केंद्रीय बजट में एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2050-51 जारी किया गया और 1964 तक इसे बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था। अब सर्वेक्षण की सिफारिश बजट पर बाध्यकारी नहीं है। भारतीय बजट सबसे प्रामाणिक और व्यापक सरकारी विश्लेषण है, जिसके तहत सारे व्यापार और वाणिज्य हमारे आगे बढ़ते हैं। आर्थिक नीति चर्चा और निर्णय लेने के लिए एक आधारिक ढांचा प्रदान करती है। अब स्टेट ऑफ इकोनॉमी बैक टू फास्ट ट्रैक। अब पहले क्या है, जीडीपी ग्रोथ पर, रियल जीडीपी और जीवीए। जीवीए का मतलब क्या होता है, मैंने आपको मॉर्निंग की क्लास में पढ़ाया, अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्रीवियस लेक्चर में जाइए। जीवीए आपको प्रॉपर मैनर में समझ में आ जाएगा कि जीवीए होता क्या है, और इसकी सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो जीवीए है क्या, इसके बारे में हमें समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो जीवीए और ग्रोथ, जीवीए आपको एक्चुअली बताता है कितना प्रोडक्शन हुआ और क्या हुआ। ठीक है, हमारी ग्रोथ कितनी, इंडस्ट्रीज कितनी आगे बढ़ी। और फाइनेंशियल 2026 में जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.3 से 6.8% रखी जाएगी, ताकि हम और चीज़ें अपनी सही कर पाएँ। ग्लोबल डोमेस्टिक चैलेंज क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी जो है 3.3% 2023 में बढ़ी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने प्रोजेक्ट किया है 3.2 एवरेज ग्रोथ रेट नेक्स्ट 5 ईयर चलेगी। जियो पॉलिटिकल टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, ट्रेड रिस्क जो है, इसके चक्कर में हमारी जो भौगोलिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, भौगोलिक ग्रोथ के कारण रुकी हुई है। कभी रशिया खतरनाक है, कभी इजराइल खतरनाक है, कभी हम खतरनाक है, कभी चाइना से टेंशन है। तो ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हुए दिखती है। अब इसके बाद क्या इश्यूज आते हैं, इन्फ्लेशन एंड इन्वेस्टमेंट। अब इन्फ्लेशन एंड इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% से घटकर 4.9 हो गई। मैंने आपको पहले बोला था 4 + 2 - 2, ये एक एवरेज है, इससे महंगाई नहीं मानते। तो आज हमारे यहाँ प्राइस स्टेबल हो रहा है। दोबारा प्राइस स्टेबल होगा तो हम ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो ये प्राइस स्टेबिलिटी की बात यहाँ पर कर रहा है। पूंजीगत व्यय, ठीक है, जो कैपिटल एक्सपेंसेस हैं वो वर्ष 21 से वित्त वर्ष 2024 तक लगातार बढ़े हैं। मतलब आज क्या है, आज हमारे यहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं। भारत वैश्विक सेवा निर्यात में 7वें स्थान पर है, वैश्विक सेवा निर्यात में 7वें स्थान पर है। ग्लोबल सर्विस में 7th प्लेस पे होना बहुत बड़ी बात होती है। गैर पेट्रोलियम, गैर रत्न आभूषण निर्यात में 9.1% वृद्धि हुई है, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर गैर रत्न नॉन जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो हम बहुत आगे बढ़े। इसके बाद मॉनेटरी और फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन जो है ऋण वृद्धि स्थिर है, जमा वृद्धि के अनुरूप है। जो हमारा लोन देना है और जो हमारा अकाउंट में सेविंग है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता, मजबूत पूंजी बफर, जीएनपी 12 वर्षों के निम्नतर स्तर पर है। तो जीएनपी अगर हमारा नीचे है तो बहुत अच्छी चीज़ है। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में ऋण जीडीपी का अंतर कम होकर -0.3 हो गया, जो हमें क्लियर करता है कि लोनिंग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दे रही। दिवालिया और दिवालियापन संहिता के तहत 1068 प्रस्तावों में से 3.6 लाख करोड़ रुपए वसूले गए। हमने जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी थी जिसके चक्कर में लोग लोन नहीं दे पा रहे थे, उनसे हमने 3.6 लाख करोड़ रुपए वसूले। इसके बाद शेयर बाजार और पूंजी जुटाना, चुनावी अस्थिरता के बावजूद भारतीय शेयर बाजार उभरा। प्राथमिक बाजार ने जुटाई गई राशि 11.1 लाख करोड़ है। ठीक है, और ये आने वाले टाइम पे और बढ़ेगी। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो कैप टू जीडीपी 136% बढ़ा, जिसने चाइना का 65 और ब्राज़ील के 37% को कंट्रोल करके ख़त्म कर दिया। बीमा और पेंशन, बीमा प्रीमियम 7.7% बढ़े, 11.2 लाख करोड़ तक पहुंच गया। पेंशन ग्राहकों की संख्या में वर्ष दर वर्ष वृद्धि दिखी और 16% की वृद्धि हमें दिखी है। एक्सटर्नल सेक्टर रीसाइलेंट और ग्रोइंग, एक्सपोर्ट जो है 6% बढ़ा है ईयर ऑफ ईयर। रैंक जो है सेकेंड है ग्लोबली टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और ग्लोबल मार्केट शेयर जो हमारा है वो 10.2% है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा घटा है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है
जो हम लोन लेते हैं और जो हम चुकाते हैं, मतलब जितना कमाते हैं जितना गवाते हैं उस चीज़ को यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। एफडीआई इनफ्लो 17.9% है। फॉरेक्स रिजर्व हमारा बढ़ा है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सटर्नल डेप्ट हमारा कम हुआ है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ बनती है। अब ये हिंदी में है। एफडीआई का प्रवाह जो है हमारा बढ़ा है, मतलब हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत सारा आ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बढ़ा है और बाह्य ऋण स्थिर हुआ है, जिससे ऋणता की दशा हमारी कम हुई। कीमतें और मुद्रास्फीति नरम पड़ती प्रवृत्तियाँ। वैश्विक मुद्रास्फीति 8.7% से घटकर कितनी हो गई है, 5.7%। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% हो गई है, से घटकर 4.9। आरबीआई IMF का अनुमान है वित्तीय वर्ष 2026 तक मुद्रास्फीति 4% के पास पहुंच जाएगी। जलवायु अनुकूल फसलें और बेहतर कृषि पद्धति दीर्घकालिक मूल्य स्थिरता के लिए आवश्यक है। अगर हम इस चीज़ को प्रॉपर मैनर में करते हैं तो दीर्घकालिक मूल्य स्थिरता में दिखेगी। मीडियम टर्म आउटलुक ग्रोथ थ्रू डीरेगुलेशन। अगर बात करें तो जियोपॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन बहुत बड़ी चीज़ है ना, जिससे आर्थिक पुनर्संगठन को बढ़ावा मिला है। भारत को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए 8% वार्षिक DGP की वृद्धि की आवश्यकता है। अगर सकल घरेलू उत्पाद को 8% से नीचे बढ़ाते हैं तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वैश्विक चुनौतियों में GF चीन का विनिर्माण, प्रभुत्व, ऊर्जा संतुलन, निर्भरताएं शामिल है। अगर हम चीन की चीज़ों पर निर्भर हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। घरेलू विकास, आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। कारोबार करने में आसानी चाहिए। राज्यों को विनिमय के लिए उदार बनना पड़ेगा और कानूनी सुरक्षा निर्धारित करनी पड़ेगी ताकि जोखिम को हम रेगुलेट कर पाएँ। निवेश एवं बुनियादी ढांचे सतत विकास में बहुत जरूरी है। इसमें सार्वजनिक अवसंरचनाएं, व्यय में वृद्धि, पूंजीगत व्यय में 38.8% की वृद्धि हुई है। रेलवे 2031 किलोमीटर चालू है। 17 नई वंदे भारत ट्रेनें जोड़ी गई हैं। सड़कें वित्त वर्ष 2025 में 5,853 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए गए। औद्योगिक विकास गलियारे में 383 भूखंड आवंटित किए गए। बंदरगाह, कंटेनर और टर्न अराउंड समय 48.1 से घटकर 30.4 कर दिया गया। इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। रेलवे बढ़ी है, रोड बढ़ी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ा है। नवीनीकरण ऊर्जा में 15.8% की वृद्धि हुई है। ग्रामीण विद्युतीकरण में 18,374 गांवों को जोड़ा गया है और 2.9 करोड़ गांवों में विद्युतीकरण किया गया है। डिजिटल विस्तार, देश भर में 5G प्रारंभ हो चुका है और 4G 10,700 दूर दराज गाँव में पहुंच चुका है। जल स्वच्छता में 1200 करोड़ परिवारों को पाइपलाइन से जल उपलब्ध कराया गया है और 3.64 लाख गाँव में ODF प्लस किया गया है। शहरी आवास में प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के तहत 89,89,000 मकान पूरे किए गए। मास ट्रांजिट में 29 शहरों में मेट्रो रैपिड रेल बनाई गई है 1000 किलोमीटर प्लस ये है। रियल एस्टेट में रेरा की पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है और 1.38 लाख परियोजनाएं पंजीकृत की गई। स्पेस विजन 56 सक्रिय संपत्ति है। गगनयान और चंद्रयान 4 जैसी परियोजनाएं हम लाए हैं। निजी क्षेत्र की भूमिका, निवेश को बढ़ा देने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचनाएं, मुद्रीकरण पाइपलाइनों की शुरुआत की गई है ताकि हम निजी क्षेत्र में अपनी चीज़ों को और बढ़ा पाएं और निजी क्षेत्रों से व्यापार वाणिज्य को अपना आगे कर पाएं। व्यावसायिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए औद्योगिक विकास के लिए 6.2 की वृद्धि अपेक्षित है, जिसमें बिजली और निर्माण पर आधारित होगी। स्मार्ट विनिर्माण और उद्योग में समर्थ उद्योग केंद्रों को प्रचारित किया गया है। ऑटोमोबाइल बिक्री 12.5% बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन, ठीक है, 17.5 CSGR के तहत बढ़ा है और 99% स्मार्टफोन घरेलू स्तर पर बनाए गए हैं। फार्मास्यूटिकल में 4.17 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है और इसमें 5 वर्षों में 10.1 की वृद्धि दर्ज की गई है। पेटेंट फाइलिंग 6ठे स्थान पर रहा है पेटेंट फाइल करने में। MSME क्षेत्र में 50,000 करोड़ की निधि के साथ आत्मनिर्भर भारत कोष का शुभारंभ हुआ है। क्लस्टर विकास, राष्ट्रव्यापी क्लस्टर विकास में सूक्ष्म और औद्योगिक क्लस्टर विकास का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया ताकि सूक्ष्म और लघु उद्योग और आगे बढ़े और यहाँ पर व्यापारी अपने व्यापारों को चला पाए। सेवाएं, है ना, पुराने युद्ध अश्व के लिए नई चुनौती। GVA में योगदान अगर हम जाएं देखें तो बढ़कर क्या हुआ है, GVA में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ी है। विकास दर महामारी से पहले 8% थी, अब 8.3 हुई है। वैश्विक सेवा निर्यात में हिस्सेदारी 4.3 होगी, 7वें स्थान पर है। निर्यात में, है ना, 2025 में 12.8% की वृद्धि हुई है। सूचनाएं सेवाएं 12.8% की दर से बढ़ी है। GVA का हिस्सा 6.3 से बढ़कर 10.9 हो गया है। भारतीय रेलवे वित्त वर्ष 2024 में यात्री यातायात में 8% की वृद्धि हुई है, जबकि माल ढुलाई राजस्व में 5.2% की वृद्धि हुई। पर्यटन वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद में 5% का योगदान हुआ। ठीक, इसके बाद आगे है हमारा
कृषि और खाद्य प्रबंधन। सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कृषि संबंध गतिविधियां भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 16% का योगदान देती है। विकास चालक बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन के क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। खरीफ में हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है, ठीक है। और MSP में जो है वहाँ पे अरहर और बाजरा जो है उसमें 59 to 77% की वृद्धि हुई है। मत्स्य पालन में 8.7 से बढ़कर 8% की दर से वृद्धि हुई है। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में हमने काफ़ी चीज़ें की हैं। अब जो मुफ्त खाद्यान्न 5 साल में और बढ़ोतरी की गई है। किसान सहायता के लिए 11 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं, किसके? PM किसान के तहत। और 23.61 लाख किसान जो हैं PM किसान मानधन में नामांकित किए गए हैं। इसके बाद जलवायु और पर्यावरण, सतत विकास की बात की गई है। गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता को बढ़ाया गया है। कार्बन सिंक सर्जन के लिए हमने कोशिश की है। लाइफ अभियान के तहत पर्यावरण और जीवन शैली की पहल की है। लाइफ का वैश्विक प्रभाव 2030 तक है। लाइफ खपत को कम करना, कम कीमतों वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर की बचत कर सकते हैं अगर हम ग्लोबल चीज़ों में इन चीज़ों को रेगुलेट कर पाते हैं। तो लाइफ स्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट का सिंपल सा मतलब है पर्यावरण के साथ सामंजस्य बैठा के अपनी चीज़ों को चलाना। सामाजिक क्षेत्र में पहुंच बढ़ाना, व्यय वृद्धि हुई है, ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार की। इसके बाद घटती असमानता, आज गरीब लोग कम हैं, सरकार स्वास्थ्य व्यय बढ़ा है। आयुष्मान भारत में प्रभाव बहुत आया है, इसमें परिवारों में वित्तीय दबाव कम हुआ है। सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण हुआ है। ग्राम पंचायत और सतत विकास को रेखांकित किया गया है। रोजगार और कौशल विकास में बेरोजगारी में कमी आई है, युवा जनसंख्या बढ़ी है, महिला उद्यमिता बढ़ी है, रोजगार के सृजन हुए हैं, कुशल कार्यबल आया है, PM इंटर्नशिप योजना आई है और औपचारिक रोजगार में वृद्धि की गई है। इतनी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। इसके बाद AI युग में श्रम, AI क्रांति लाई गई है। जैसे अभी हम पीछे AI के बारे में बात कर रहे थे, AI की बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं। AI अपनाने में जो बाधाएं हैं उनको दूर करना है। भारत को लाभ कैसे होगा? युवा तकनीकी प्रेमी लोगों को AI एकीकृत कर सकते हैं। समर्थित बुद्धिमत्ता का हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हम AI पे भी लैंग्वेज मॉड्यूल आ रहे हैं जो पहला लेक्चर था। फिर अगर कोऑपरेटिव एफर्ट्स हम लगाएंगे तो हमें हेल्प ज़रूर मिलेगी। कोऑपरेटिव एफर्ट्स के बिना हम इन चीज़ों को रेगुलेट नहीं कर सकते, ये हमको समझने की आवश्यकता है। बजट में कुछ की हाइलाइट्स ये थे जिनकी PPT में आपको शेयर कर दूंगा, उससे आप इनको एक बार क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। यदि आप इसको क्विकली रिवाइज करते हैं तो आपको चीज़ें काफ़ी हद तक याद भी हो जाएंगी, चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। यह सोली आप पे डिपेंड करता है आप इसे किस तरीके से देखते हैं। यहाँ पर ख़त्म होता है अभी का लेक्चर करंट का, अभी हिस्ट्री चल रही। कोई डाउट आप पूछ लीजिए।